आज हम लोग पृष्ठ रसायन में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोलाइड। तो कोलाइड जो तुम्हारा हो गया, कोलाइड तुमको पृष्ठ रसायन का ही एक टॉपिक है जिसमें कि तुमको एक जो माध्यम होता है, एक बारीक कण जो होता है, तुमको बारीक कण एक माध्यम का दूसरे माध्यम में परिक्षेपित रहता है। जैसे कि विलयन क्या होता है, जब विलयन बनाते हैं हम लोग तो बारीक कण जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, जो एक माध्यम से के कण दूसरे माध्यम में रहते हैं, तो विलयन में जो होते हैं बारीक कण छोटे आकार के होते हैं। और निलंबन जो होता है, सस्पेंशन जिसको कहते हैं, सस्पेंशन में जो बारीक कण के आकार होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। और कोलाइड में जो बारीक कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होते हैं। तो और 1000 नैनोमीटर से जो बड़ा हो गया वो हो गया निलंबन, और 1 नैनोमीटर से छोटा होगा जब माध्यम में है बिखरा हुआ तो वह हो जाएगा विलयन कहलाएगा। और उस दोनों के बीच की एक प्रावस्था है जिसको हम लोग कोलाइड कहते हैं। तो विलयन में तुमको कोलाइड की परिभाषा कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है। कोलाइड एक विषमांगी तंत्र है। कोलाइड एक विषमांगी तंत्र है जिसमें एक माध्यम के बारीक कण दूसरे माध्यम में परिक्षेपित हों कोलाइड कहलाता है। कोलाइड कहलाता है। तो एक माध्यम कण दूसरे माध्यम में जब परिक्षेपित होंगे तो उसे कोलाइड कहेंगे। बारीक कण को परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में डिस्पर्स्ड फेज एवं जिस माध्यम में बारीक कण परिक्षेपित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। यह प्रक्रिया परिक्षेपण कहलाती है। तो ये तुमको हो गया डिस्पर्स फेज तुमको हो गया। और ये जो तंत्र तैयार हुआ जबकि एक बारीक कण दूसरे में तुमको परिक्षेपित हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बारीक कण कहते हैं। बारीक कण को हम लोग डिस्पर्स फेज कहेंगे और जो जिस माध्यम में है उसे परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। परिक्षिप्त प्रावस्था हो गया डिस्पर्स फेज का हिंदी, परिक्षेपण माध्यम कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम। और यह जो तंत्र तैयार हुआ इसे हम लोग कोलाइड कहेंगे। और यह प्रक्रिया परिक्षेपण या कहलाती है। परिक्षिप्त प्रावस्था का आकार कोलाइड में
1 नैनोमीटर, एक नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का 10⁻9 मीटर के बीच होती है। और 1 नैनोमीटर से छोटा आकार का अगर तंत्र तैयार हो गया तो उसे हम लोग बिलियन कहेंगे, और 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो गया तो उसे निलंबन कहेंगे। 1 नैनोमीटर लिख देते हैं, 1 नैनोमीटर से आकार, बारीक कण का आकार, 1 नैनोमीटर से बारीक कण का आकार, बारीक कण का आकार छोटा होने पर उसे बिलियन, सॉल्यूशन, तथा बड़ा होने पर तथा 1000 नैनोमीटर से बड़ा होने तथा 1000 नैनोमीटर से बड़ा होने पर उसे निलंबन, सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन, SUSPENSION, सस्पेंशन कहते हैं। SUSPENSION, सस्पेंशन। और सॉल्यूशन तो बिलियन का तो इंग्लिश सॉल्यूशन हो ही गया। तो तुमको ये बिलियन का तो हम लोग अध्ययन कर ही चुके हैं अध्याय नंबर 2 में। तो ये तुम्हारा हो गया चैप्टर 2 में। तो कोलाइड का क्या परिभाषा होगा? कोलाइड एक विषमांगी तंत्र है जिसमें एक बारीक कण जो है एक माध्यम में दूसरे माध्यम में परिक्षेपित रहते हैं। जो बारीक कण होते हैं उसे हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसको इंग्लिश में डिस्पर्स्ड फेज, तथा जिस माध्यम में वो परिक्षेपित रहते हैं उसे हम लोग परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। परिक्षिप्त का जो कण है उसका आकार कोलाइड में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। अगर उसका जो बारीक कण का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा हो गया तो उसको हम लोग बिलियन कहेंगे, और 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा तो उसे हम लोग निलंबन कहते हैं। जैसे को हम लोग आसानी से देख सकते हैं, आँख के द्वारा दिख जाएगा कण को, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा। अब जहाँ तक कि कोलाइड का हो गया, कोलाइड को अपने भौतिक प्रावस्था के आधार पर, भौतिक जैसे कि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण ऐसा कर सकते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जैसे हो गया, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, इसके आधार पर जो भौतिक प्रावस्था है उसके आधार पर हम लोग कोलाइड को 8 भागों में बांटते हैं। इसमें जो एक जो होता है गैस जो होता है, गैस परिक्षिप्त प्रावस्था और गैस परिक्षेपण माध्यम हो, तो यह तुमको विसरण करता है, इसलिए कोलाइड का निर्माण नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग कोलाइड को 8 भागों में बांटते हैं। जैसे ठोस गैस, ठोस द्रव, इस तरह से फिर द्रव गैस, इस तरह से बनाएंगे। लेकिन गैस जो होती है वह नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो है तुमको विसरण हो जाता है, तो कोई जो है सरफेस तैयार, पृष्ठ तैयार नहीं हो पाता है। तो भौतिक प्रावस्था के आधार पर किसका भौतिक प्रावस्था है? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। भौतिक प्रावस्था के आधार पर कोलाइड का वर्गीकरण, कोलाइड का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण हम लोग कर लेते हैं। वर्गीकरण 2-3 आधार पर करेंगे हम लोग। इसमें पहला आधार ये है का वर्गीकरण, ये तुमको है परिक्षिप्त प्रावस्था। इसको टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, यहाँ पर कुछ उदाहरण दे देते हैं। टेबल तुम्हारी किताब में ही बना हुआ है, तो देखो टेबल बना देते हैं जिससे कि यहाँ टेबल याद भी कुछ होगा। तो परिक्षिप्त प्रावस्था अगर ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो, दोनों ठोस हो, जिसमें अवलंबित है वो, तो इसे हम लोग इसका नाम पहले, इसका तो नामकरण तब उदाहरण। अच्छा, इस कोलाइड का नाम, कोलाइड का नाम पहले होगा। एक टेबल और तैयार होगा यहाँ, कोलाइड
का नाम, सब कोलाइड ही कहलाएगा लेकिन अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। और यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा। चलो अब ठीक है, तो कोलाइड का नाम ठोस, ठोस में रहता है, इसको हम लोग ठोस सोल कहते हैं। ठोस सोल, सॉलिड सोल इंग्लिश में कहेंगे, ठोस सोल। इसमें जैसे तुम देखते हो कुछ पत्थर वगैरह देखते होगे, रत्न के पत्थर, ये सब क्या रहते हैं तुमको, जो कि रहता है उसमें ठोस में ठोस ही रहता है, या रंगीन कांच, रत्न के पत्थर जिसमें रंगीन सब देखते होगे, जो कि काफ़ी कीमती बिकता है, कोमल रंगीन कांच, ये सब क्या हो गया तुमको, रंगीन कांच, ये इसके उदाहरण हो गए। दूसरा है तुमको ठोस ही रहे, अगर ठोस रहे द्रव में, द्रव में घुला हुआ रहे तो इसको रहेगा, द्रव ज़्यादा मात्रा में है तो इसको हम लोग सोल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सोल कहते हैं इसको, इसका नाम हो गया सोल। सोल जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, द्रव ज़्यादा मात्रा में है तो ये क्या कहलाएगा, सोल कहलाएगा। जैसे कि तुमको पेंट है तुम्हारा, जो कि घर में हम लोग पेंट करते हैं, वो पेंट जो तुम्हारा पेंट जो कि किवाड़ में करते हैं या दीवार पर करते हैं, वो सब पेंट हो गया इसका उदाहरण। उसमें एक है जो कि और कह सकते हैं। दूसरा है तुमको ठोस, परिचित प्रावस्था भी ठोस ही रहने दो, और ये गैस हो गया, तो इसको हम लोग एरोसोल कहते हैं। एरोसोल, एरोसोल, एरोसोल में क्या आ जाएगा, जैसे कि गैस ठोस रहेगा, जैसे कि धूल कण वगैरह रहता है, धूल जो रहता है हवा में जो कि परिक्षेपित रहता है, तो धूल कण जैसे गैस में तुमको क्या है, ये परिक्षेपित है, तो ये तुमको हो गया एक जो तुमको ठोस प्रावस्था वाला, ये हो गया तुमको 3 गो। अब देखते हैं 2 होगा तुमको जब द्रव रहे, ठोस का ठोस वाला ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जब द्रव हो। द्रव है तुमको किसमें, ठोस में। अगर द्रव कम मात्रा में है और ठोस ज़्यादा मात्रा है, जैसा कि तुमको पेस्ट वगैरह जो टूथपेस्ट यूज करते हैं हम लोग, तो इसको चाहे जेल यूज करते हैं, जेल कहते हैं इसको जेल भी हम लोग कहते हैं, कोलगेट जेल वगैरह जैसे बोलते हैं हम लोग, तो ये तुम्हारा जेल हो गया। तो इसका जेल का जो उदाहरण हो गया तुम्हें, जेल में जैसे आ गया तुमको टूथपेस्ट बोले, जैसे कोई लेप वगैरह जो लगता है, दवा का जो में जो प्रलेप, जो लेप चढ़ाया जाता है, ये सब क्या होगा तुम्हारा, ये सब तुमको आगे इस रेंज में कितना दवा जो होता है तुमको, जो पेस्ट जो लगाते हैं वो सभी आएगा इसमें। और क्रीम वगैरह जो कि ठोस रहता है, जो कि काफ़ी मात्रा में क्रीम रहता है, तो वो सभी इसमें आकार में आ सकते हैं। क्रीम में तो खैर अलग अलग तरह के पदार्थ रहते हैं। अब है तुमको ठोस, तो मतलब द्रव रहे, द्रव और द्रव में रहे, अगर द्रव द्रव में रहे तो द्रव द्रव में रहेगा तो ये तुमको कहलाता है पायस, या अंग्रेजी में कहते हैं इमल्सन, पायस या इमल्सन कहलाता है, EMULSION, इमल्सन। जैसे दूध वगैरह इसका उदाहरण है। दूध में तुमको क्या रहता है, दूध में क्या रहेगा तुमको, दूध और बहुत सा क्रीम भी होता है, बहुत सा क्रीम भी रहेगा। तो दूध में तुमको क्या रहता है कि जबकि एगो तेल ये पदार्थ वसा जो होता है और वह पानी में घुला होता है, दोनों द्रव रहता है, इसलिए इसको इमल्सन का एक उदाहरण है। द्रव द्रव में बना लिया। अब द्रव अगर रहेगा गैस में, द्रव रहेगा गैस में, तो यह भी एरोसोल कहलाता है। एरोसोल, गैस रहता है माध्यम, तो ये एरोसोल कहलाता है, ठोस वाला भी, इसमें भी। तो एरोसोल में जैसे तुमको कोहरा, कुहासा, ये सब है, जो कि जिसमें पानी के कण रहते हैं हवा में, कोहरा, कुहासा, ये सब तुमको आ गया। इसमें आ जाएगा उदाहरण में, जैसे कि अब द्रव है तुमको, द्रव द्रव, द्रव वाला तो हो गया तुमको, द्रव ठोस, द्रव द्रव, और द्रव गैस, ये तो हो गया छठा। अब है तुमको 7वां और 8वां बचा। गैस जब रहेगा ठोस में, गैस जब रहेगा ठोस में, तो ये तुमको ठोस सोल ही होगा, इसको कहेंगे हम लोग ठोस सोल, इसका नाम हो गया ठोस सोल। गैस जब रहेगा, गैस रहेगा ठोस में, तो गैस जब ठोस में रहता है, जैसे कि उदाहरण के रूप में तुमको हो गया, गैस जब रहता है ठोस में, मतलब कि जब जैसे कि पैलेडियम वगैरह H2 का अवशोषण करता है,
H2 का मतलब पैलेडियम, और मतलब H2 उसमें कोई भी हवा उसमें घुसा हो, जैसे कि या फोम, जैसे हम लोग गद्दा जिस पर बैठते हैं, गद्दा में भी क्या रहता है, हवा भरा हुआ रहता है, तो इसको गद्दा वगैरह कह सकते हो। फोम गद्दा जिसको कह सकते हो, उसमें भी हवा रहता है। या तुमको कोई गैस को जैसे कि अधिशोषण करते हैं, उसका अंदर जाता है, अधिशोषण नहीं अवशोषण करते हैं, कोई गैस अंदर चला जाता है किसी तब, तो वहाँ भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है तुमको गैस रहेगा ये द्रव में, गैस जब द्रव में, जैसे कि हम लोग फोम जो कि फेन जो इसको कहते हैं, तो ये फेन की तरह जो दिखता है, जैसे फोम, ये तुमको हो गया ये फेन जैसे कहते हैं इसको, साबुन का फेन। तो इसमें क्या होता है, हवा का बुलबुला रहता है जो कि पानी में रहता है। अब ठोस तो गैस तो होगा नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया, जिसको किताब में तुम देख सकते, किताब में भी देख सकते हो, मैंने समझा भी दिया। तो ये तुम्हारा हो गया एक गैस मतलब प्रावस्था के आधार पर क्या हो गया, इसका वर्गीकरण हो गया। तुम किताब में भी अपना इस लिस्ट को देख सकते हो, उसे कॉपी भी कर सकते हो। तो किताब में भी तुम्हें दिया हुआ है, मैंने चर्चा कर दी। अब है तुमको वर्गीकरण का दूसरा आधार है अंतराणुविक आकर्षण बल के आधार पर, आणविक आकर्षण बल के आधार पर। मतलब कि आकर्षण बल अगर तुमको परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच का आकर्षण बल अगर मजबूत होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच का आकर्षण बल अगर क्या है, मजबूत है, तो उसमें द्रवरागी कोलाइड कहलाता है, लियोफिलिक सोल। या जब वह दोनों के बीच में आकर्षण बल मजबूत नहीं होता है, तो उसे हम लोग द्रव विरागी कोलाइड कहते हैं। तो द्रवरागी और द्रव विरागी अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर, अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर। तो ये बल के आधार पर क्या हो जाएगा, पहला नंबर द्रवरागी कोलाइड, लियोफिलिक कोलाइड, लियोफिलिक कोलाइड। तो द्रवरागी कोलाइड क्या होता है तुमको, जब कोलाइड जो होंगे तुमको, जैसे कि परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण, जब परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच आकर्षण बल के कणों के बीच आकर्षण बल मजबूत होता है, तो द्रवरागी कोलाइड का निर्माण होता है। यह तुमको मतलब कि एक बार अगर किसी कारणवश टूट भी गया, तो फिर से अगर उसको परिक्षेपण माध्यम में डाला जाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था को, तो वह पुनः क्या कर लेगा, बॉन्ड उसका मजबूत होता ही है, वह पुनः कोलाइड का निर्माण कर लेता है। इसीलिए इसको हम लोग उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं, इसे उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं, रिवर्सिबल सोल, उत्क्रमणीय सोल भी कहा जाता है। क्योंकि एक बार जब बन गया तो फिर से क्या कर सकते हैं, हम इसे बना सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का आकर्षण बल मजबूत होता है। जैसे कि इसके उदाहरण हैं, इसका आकर्षण बल मजबूत होता है, जैसे कि ये काफ़ी अस्थायी भी होता है कोलाइड। तो ये तुमको इसके उदाहरण हैं, ये काफ़ी अस्थायी होते हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि गोंद, गम जिसको कहते हो, गम, जिलेटिन, स्टार्च, सेल्यूलोज इत्यादि, सेल्यूलोज, प्रोटीन इत्यादि।
ये सब इसके उदाहरण, तो द्रवरागी कोलाइड के उदाहरण हैं। लियोफिलिक, अगर ये तुमको इसमें हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं, अगर पानी के साथ अगर पानी हो जाए परिक्षेपण माध्यम में तो इसको हाइड्रोफिलिक जल रागी ऐसा कह सकते हैं हम लोग। दूसरा हो सकता है तुमको इसमें जल विरागी, द्रव विरागी, द्रव विरागी, लियोफोबिक, लियोफोबिक। फोबिया मतलब होता है डर लगना, अब फिलिक मतलब होता है लव, जिसको कि उस दोनों के बीच में क्या हो, एक दूसरे के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति हो। और इसमें क्या होगा, जिसके अंतराणविक बल क्या नहीं हो, एक दूसरे के बीच में अलग हो, अलग प्रकार के हों। जब परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच अंतराणविक बल कमजोर हों तो बाहरी कारक की उपस्थिति में दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह वैद्युत अपघट्य का बाहरी कारक वैद्युत अपघट्य की उपस्थिति में, बाहरी कारक की उपस्थिति में ये द्रव विरागी कोलाइड का निर्माण करते हैं। द्रव विरागी कोलाइड का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण हो गया तुमको धातु या धातु सल्फाइड, धातु या धातु सल्फाइड का जल में कोलाइड, जल में अगर डाल दें इसको तो ये तुमको इस तरह के श्रेणी में, तो उसके बीच में आकर्षण बल नहीं रहेगा और वो मतलब कि किसी मतलब क्या कहते हैं दोनों के बीच में कोई ज़्यादा आकर्षण बल नहीं होता है, और इस प्रकार से क्या होता है उसके बीच में यह द्रव विरागी कोलाइड का निर्माण करेगा। इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, और फिर जाहिर है कि उसके बीच में कोई जब तक कि कोई अपना आकर्षण बल नहीं होता फिर उससे बन भी नहीं पाएगा। तो अनुत्क्रमणीय कोलाइड है ये, इसे आसानी से क्या कर सकते हैं हम लोग, तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया द्रव आकर्षण बल के आधार पर दो तरह के कोलाइड हो गए, द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड। अब है तीसरा, तुमको कह सकते हो तीसरा तरह से वर्गीकरण है कणों के आकार के आधार पर। कणों के आकार के आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग, वर्गीकरण कर सकते हैं। कणों के आकार के आधार पर कोलाइड का कैसे वर्गीकरण करेंगे। कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण, कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो कण का आकार के आधार पर जब वर्गीकरण करेंगे तो क्या होगा, जब कण का आकार बहुत छोटा होता है तो उसे हम लोग बहुआण्विक कहते हैं। कण के आकार के आधार पर इसमें जब करेंगे तो इसमें हो गया तुमको बहुआण्विक। बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड एक हुआ तुमको, दूसरा होता है बृहद आणविक, और तीसरा होता है सहचारी या मिश्री। उसके बारे में 3 गो के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया तुमको बहुआण्विक, मल्टीमोलिकुलर। तो बहुत से बहुआण्विक का मतलब बहुत से छोटे छोटे कण मिल करके जब वह बड़े आकार में आ जाते हैं तो वह बहुआण्विक कोलाइड का निर्माण करते हैं। जब बहुत से बारीक कण एक साथ जुड़कर
पुंज का निर्माण करते हैं, पुंज का निर्माण करते हैं, जिससे उसका आकार कोलाइड के आकार में हो जाता है, कोलाइड के आकार में हो जाता है, बहुआण्विक कोलाइड कहलाता है, बहुआण्विक कोलाइड कहलाता है, बहुआण्विक कोलाइड कहलाता है, बहुआण्विक कोलाइड कहलाता है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में तुमको जो ये सब जो रहता है, छोटे छोटे जो कण हो गए, जो कि सब मिल करके क्या कर लेंगे, बहुत से मतलब कि छोटे छोटे कण हैं उसके, जो कि जैसे कि ठोस वगैरह डाले, जो कि मतलब हम लोग धातु का जो बनाते हैं, धातु का जैसे कि हम लोग बना रहे हैं कोलाइड, तो उसमें छोटा छोटा कण, जैसे बारीक कण हो गया धातु का है, वह जबकि कोई दवा वगैरह में जबकि डालते हैं तो वह छोटे छोटे कण एक दूसरे से मिल कर क्या बना लेते हैं, बड़े आकार के बना लेते हैं, और इस प्रकार से वो कोलाइड रेंज में आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो कोलाइड हो गया उसे हम लोग कहेंगे बहुआण्विक कोलाइड। दूसरा होता है तुमको, दूसरा कोलाइड हो गया बृहद आणविक, बृहद आणविक, मैक्रोमोलिकुलर, मतलब कि बड़ा आकार का हो गया, मैक्रो मॉलिक्यूलर। जब कण का आकार क्या हो, स्वयं जैसे कि बहुत बड़ा हो, जैसे प्रोटीन वगैरह का होता है, उससे बहुत बड़ा अणु होता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे तुमको, ये सब बृहद आणविक हो गए। ऐसे कोलाइड जिसमें बृहद अणु कोलाइड के आकार के होते हैं, कोलाइड के आकार के होते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। उदाहरण हो गया इसका प्रोटीन, सेलुलोज, ये सब हो गया तुमको, ये सब बड़े आकार के कण हैं इत्यादि, ये सब बड़े आकार के कण हैं, ये तुमको इसमें आ जाएगा। तीसरा टाइप का इसमें होता है सहचारी कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड, इसको मिसेल भी कहते हैं, इसको या मिसेल। जबकि तुमको कोई छोटे छोटे कण जो होते हैं जब जुड़ जाते हैं तो वह बहुआण्विक कोलाइड में आते हैं, लेकिन इसी का एक है, जब वैद्युत घट्ट की उपस्थिति में छोटे कण, जब कम सांद्रण में ये, इसमें तुमको आयन होता है, ये जो तुमको होते हैं सहचारी कोलाइड होते हैं, इसमें आयन होता है, इसलिए से आवेश होता है इसमें, जिसके अगर आप आयन होगा तो आयन के कारण क्या होता है तुमको, यह तुमको कम जब सांद्रण रहता है तो वही तो घट के भांति कार्य करता है, और जब इसमें तुमको क्या होगा, दोनों तरह के पार्ट होते हैं। ऐसे कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था में द्रवरागी एवं द्रव विरागी दोनों उपस्थित हों तथा
वे पुंज बनाकर कोलाइड का निर्माण करते हैं, पुंज बनाकर कोलाइड का निर्माण करते हैं, उसे सहचारी कोलाइड कहा जाता है। सहचारी कोलाइड या मिसेल कहा जाता है, या मिसेल कहा जाता है। इसको जैसे कि इसमें तुमको कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि एक होता है क्राफ्ट ताप, एक होता है क्राफ्ट ताप, किसको कहते हैं? क्राफ्ट ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोलाइड का निर्माण होता है, क्राफ्ट ताप कहलाता है। क्राफ्ट ताप कहलाता है। तो जिसके उसके नीचे मिसेल का निर्माण नहीं होगा, कोलाइड का निर्माण नहीं हो पाता है, तो मिसेल का निर्माण। दूसरा होता है क्रांतिक मिसेल सांद्रण। क्रांतिक मिसेल सांद्रण, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, CMC जिसको कहते हैं, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन CMC। वह न्यूनतम सांद्रण जिसके ऊपर मिसेल का निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण होता है, क्रांतिक मिसेल सांद्रण कहलाता है। क्रांतिक मिसेल सांद्रण कहलाता है। 10 पर माइनस यह सांद्रण 10 पर माइनस 4 मोल प्रति लीटर से 10 पर माइनस 3 मोल प्रति लीटर तक होता है, मीटर तक होता है। तो ये तुम्हारा हो गया। और जैसे साबुन तुमको है, साबुन का तुमको क्रियाविधि क्या है, साबुन कैसे काम करता है? साबुन भी सहचारी कोलाइड बना करके ही क्या करता है, कार्य करता है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। साबुन भी एक मिसेल का निर्माण करता है, तो उसकी क्रियाविधि को हम लोग समझते हैं। साबुन की क्रियाविधि को समझने का कोशिश करते हैं। साबुन जो तुमको होते हैं, जो है बसा के जो तो हमको होते हैं, जो RCOONA उसका सूत्र लिखा जाता है, जो उच्च R जो है एल्किल समूह, जिसका जैसे C17H35, सोडियम स्टेरेट, सोडियम पामेट, इस तरह के जो कि अणु होते हैं उसके द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें 2 तरह के देखो कण हैं। साबुन के आधार पर साबुन या डिटर्जेंट की जो एक्शन होता है उसको समझते हैं, किस प्रकार वो बनाते हैं। साबुन का मिसेल निर्माण, साबुन या डिटर्जेंट भी, जो कि हम लोग डिटर्जेंट अपमार देंगे जिसको कहते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं कपड़ा साफ करने में। तो साबुन में तुमको साबुन का सूत्र RCOONA होता है, Na या RCOK होता है, या RCOOK होता है। जो जल में जहाँ R बराबर क्या हो गया, एल्कील समूह, बड़े आकार के होते हैं एल्कील समूह, जैसे C17H35, C19H38, इस तरह के समूह होते हैं।
RCOO माइनस में, ये जो इस पानी में घुल के ही टूटेगा, में R समूह जल विरागी, ये तुमको जल से अलग रहना चाहता है, जल से, इसमें चूंकि दोनों का जल में आयनिक बंधन होता है इसमें, और एल्किल समूह में जो सहसंयोग बंधन होता है, द्रव विरागी, जल विरागी एवं COO माइनस द्रव रागी जल रागी समूह हैं, जल रागी समूह हैं। इससे क्या होता है, COO माइनस समूह, COO माइनस जल के इर्द गिर्द जल के इर्द गिर्द तथा R समूह R समूह तेल के साथ, तेलीय पदार्थ जो कि तुम्हारे कपड़े वगैरह में जो तेल के साथ जो धूलकण चिपका हुआ है, तेल के साथ जुड़ जाते हैं। इस प्रकार यह मिसेल का निर्माण कर तेल से चिपके, तेल एवं जल के बीच पायस का निर्माण करता है, जिससे तेल के साथ जुड़ा धूलकण भी साफ हो जाता है, धूलकण भी हट जाता है। तो इस ढंग से इसको चित्र से इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि R है, तुमको R ग्रुप को तेल से एफिनिटी है, RCOO माइनस है, RCOO माइनस, तो ये तुमको जल से जुटेगा, इसको जल से बॉन्ड बनना है, इसका जल से, और इसका बनना है तेल से, ये तेल से इसका एफिनिटी है। तेलीय पदार्थ जो कि कपड़ा पर चिपका रहेगा या शरीर पर चिपका हुआ है, कपड़ा या शरीर पर रहेगा। तो जैसे कि तुम्हारा है, ये तुमको इससे बनेगा, तो जिससे कि क्या होगा, ये दोनों एक ढंग से पिन की तरह हो गया, ये इससे जुड़ गया, ये इधर से तेल जल से जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट CO पार्ट। इस प्रकार से दोनों के बीच में ये द्रव, दोनों के बीच में क्या हो गया, एक पायस का निर्माण हो गया, पायस इमल्सन बन गया, द्रव और इसका द्रव कोलाइड बन गया, जिसको हम लोग इमल्सन भी कहते हैं। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा। लेकिन इसके एक्शन के लिए जरूरी है कि इसका सांद्रण 10⁻³ से 10⁻⁴ के बीच होना चाहिए, नहीं तो ये बनने में क्या होगा, ये दोनों बन नहीं पाएगा, और इस प्रकार से कपड़ा साफ भी नहीं हो पाएगा। और ये ग्रुप तुमको, R ग्रुप तुमको हो गया, ये तुमको इसके साथ जुड़ते जाएगा, और सब जैसे कि पानी में सब CO माइनस यहाँ जल है, तो जल में क्या होगा, ये CO माइनस कण इधर की तरफ आता जाएगा, इस ढंग से जुड़ते चल जाएगा। ये CO माइनस सब जगह ग्रुप है तुमको, जल में COO माइनस ग्रुप जैसे ये गुण दिखाता है, और ये R ग्रुप किधर से फिर बनाते जाएगा, ये R ग्रुप सब तेल की तरफ आएगा, ये तेल की तरफ जाएगा, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कपड़ा का सफाई हो जाएगा तुम्हारा, और ये मिसेल का निर्माण करके कपड़ा साफ करता है। तो ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जैसे डिटर्जेंट भी होता है, जैसे कि तुमको लॉरियल सल्फेट एक डिटर्जेंट है, वो उसका भी इसी ढंग से है, डिटर्जेंट जो कपड़ा साफ करते हैं, ये तो साबुन, नहाने वाला साबुन का बात हुआ, C17 जो सोडियम स्टेरेट, इसका फार्मूला था C17H35COONA, सोडियम स्टेरेट इसको कहते हैं, R का जगह हो सकता है सोडियम स्टेरेट, सोडियम पामेट, ये सब तुम्हारा इसका होता है। जैसे कि एक डिटर्जेंट का सूत्र होता है लॉरियल सल्फेट 211 और तुमको SO4Na, तो ये तुमको हो गया। तो ये तुमको इसमें जो ग्रुप है इसमें भी देख सकते हो, ये तुमको SO4 ये जल रागी होगा,
ये जल रागी ग्रुप है और ये जो तुम्हारा हो गया जल विरागी ग्रुप हो गया। और ये तेल के साथ जुटेगा, साबुन के कपड़ा पे जो लगा हुआ रहेगा, और ये तुमको तेल के जब पानी के साथ बने तो पानी के साथ तब ये बहते चला जाएगा, जैसे इसमें भी यही होता है। तो साबुन का एक्शन समझ में आ गया होगा कि साबुन किस प्रकार से कपड़ा की सफाई करता है, वह भी मिसेल का निर्माण करके कपड़ा का सफाई करता है। अब है तुमको इसके बाद तुमको है कि कोलाइड को कैसे बना सकते हैं, कोलाइड का बनाने का विधि। ये तो हुआ कोलाइड का वर्गीकरण, अभी तक हुआ कोलाइड का वर्गीकरण समाप्त हो गया, इसी में हम लोग साबुन का एक्शन इसे भी देखे। अब है तुमको कोलाइड का निर्माण की क्या विधि है। तो कोलाइड का निर्माण का विधि है, कोलाइड का निर्माण का दो विधि, मतलब तीन विधि से कोलाइड को हम लोग बना सकते हैं। तो कोलाइड को निर्माण करने में हम लोग को तीन विधि है, जैसे कि एक तो होता है रासायनिक विधि हो गया, जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया करके क्या करेंगे हम लोग कोलाइड बना सकते हैं। दूसरा होता है तुमको जा करके एक विद्युत आर्क विधि है, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, उसमें बिजली उत्पन्न करके उसको जो है छोटे छोटे कण में तोड़ करके उसको कोलाइड बनाते हैं। तीसरा होता है जो पेप्टन विधि है। तो तीन विधि से देखते हैं कोलाइड का, कोलाइड बनाने की विधि, कोलाइड को निर्माण कैसे कैसे हम लोग करेंगे, कोलाइड बनाने की विधि। तो कोलाइड का निर्माण की तीन विधियां हैं। जैसे पहला नंबर हो गया रासायनिक विधि, रासायनिक विधि। तो ये नाम से ही पता है, रासायनिक प्रतिक्रिया कराएंगे और इस रासायनिक प्रतिक्रिया में अगर कोलाइड का निर्माण हो जाए, रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पाद क्या करते हैं, फलस्वरूप उत्पन्न और उत्पाद कोलाइड का, कौन सा कोलाइड कहलाएगा ये, उत्पन्न उत्पाद, ये कोलाइड कहलाएगा। उत्पन्न मतलब कि उत्पन्न कोलाइड, उत्पन्न उत्पाद कोलाइड का निर्माण कर सकते हैं, कोलाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो जिसमें कि रासायनिक विधि से ये हो जाएगा, जैसे कुछ उदाहरण देकर दिखाते हैं। जैसे कि H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसके जब प्रतिक्रिया कराएंगे तो ये सल्फर बनता है, सल्फर प्लस H2O, ये सल्फर कोलाइड हो गया। ये सल्फर कोलाइड, तो ये तुम्हारा सल्फर बन गया, ये कोलाइड रेंज में आ गया। दूसरा है तुमको आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस H2S, AS2S3 प्लस वाटर, AS2S3 प्लस वाटर, आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक ऑक्साइड से क्या बन गया, आर्सेनिक सल्फाइड, ये भी कोलाइड आ गया। ये कोलाइड है, ये कोलाइड हो गया तुमको। ये तुमको एक, जैसे कि तुम्हारा दूसरा है सिल्वर क्लोराइड, AuCl3 प्लस HCHO फॉर्मल्डिहाइड प्लस वाटर, ये बन जाता है Au बन जाएगा, ये कोलाइड आ जाएगा, प्लस फॉर्मिक अम्ल बन जाता है और HCl बन जाता है। ये कोलाइड आ गया तुमको, ये गोल्ड कोलाइड बनाने में काम आया। और एक दिया हुआ है तुमको जैसे FeCl3 प्लस H2O से बन जाएगा FeOH3, ये कोलाइड अब बन गया तुमको, प्लस HCl, ये तुमको कोलाइड बन गया। ये तो ये सब तुमको रासायनिक विधि से चार तुमको उदाहरण दिए हुए हैं किताब में, तो ये चार तुमको उदाहरण हो गए जो कि NCERT बुक के उदाहरण हैं। और उसके बाद है तुमको विद्युत आर्क विधि, जो कि मैकेनिकल मेथड कहा जा सकता है बनाने का, दूसरा नंबर उसको लिख देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, विद्युत आर्क विधि में क्या करेंगे, उसको जो है जिस ठोस को जिस परिक्षेपण माध्यम में तुमको उसको कोलाइड बनाना हो,
तो उसमें डाल करके उस परिक्षेपण माध्यम में डाल करके उसमें वैद्युत अपघट्ट की सहायता से, उसमें विद्युत जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रोड की सहायता से, विद्युत इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड जो होता है तुमको, इलेक्ट्रोड की सहायता से उसमें विद्युत धारा उत्पन्न की जाएगी, जिससे वह क्या होगा, गर्म होकर के वह वाष्पित हो जाएगा, और जो जिस पर जो कि जिस माध्यम में वो है परिक्षेपण माध्यम में वह क्या बना लेगा, एक कोलाइड रेंज में वह सब जगह जमा हो जाएगा। इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, दूसरा नंबर हो गया, दैट इज विद्युत या ब्रेडिश आर्क विधि भी कहते हैं, विद्युत आर्क विधि, विद्युत आर्क विधि, ब्रेडिश आर्क मेथड हो गया ये, मैकेनिकल मेथड। ठोस को परिक्षेपण माध्यम में इलेक्ट्रोड, विद्युत इलेक्ट्रोड की मदद से गर्म कर, विद्युत इलेक्ट्रोड की मदद से गर्म कर वाष्पित कर उसे संघनित कर लिया जाता है, वाष्पित कर उसे संघनित कर लिया जाता है, संघनित होकर वाष्पित कर संघनित होने के फलस्वरूप, वाष्पित किया जाता है संघनित होने के फलस्वरूप वे कोलाइड का निर्माण करते हैं, तो समझ में आ गया होगा कि जैसे कि बिजली मतलब ये एक परिक्षेपण माध्यम में डाल दिए, वैद्युत अपघट्ट उसमें डाले जिससे कि उसमें हीट हो गया, हीट होगा उसमें उष्मा मिल करके वो हीट हुआ, फिर उसी में क्या हो गया, वो उसी में संघनित हो जाएगा जा करके और सब जगह माध्यम में मिल जाएगा, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कोलाइड का निर्माण हो जाएगा। तीसरा तुमको जो विधि है विद्युत आर्क के बाद, जो ब्रेडिश आर्क के मेथड के बाद, तीसरा विधि का नाम है तुमको विद्युत आर्क के बाद तीसरा विधि हम लोग कह सकते हैं जो पेप्टाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं इसको, पेप्टाइजेशन। तो जैसे विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में जब हम लोग क्या करते हैं, जब परिक्षिप्त प्रावस्था के कण को हम लोग हिलाते हैं परिक्षेपण माध्यम में, तो लिख लेते हैं विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में, विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में जो कोलाइड, विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में बारीक कण पुंज बनाकर कोलाइड का निर्माण करते हैं, कोलाइड का निर्माण कर लेते हैं। यह पेप्टन विधि कहलाती है, या पेप्टाइजेशन कहलाती है। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो इससे इलेक्ट्रोलाइट डालने पर क्या हो जाएगा, यह तुमको क्या करेगा, पुंज का निर्माण कर लेगा, और यह विधि पेप्टन विधि कहलाता है, पेप्टाइजेशन कहलाता है। तो ये तुमको पेप्टन विधि कहलाएगा। जैसे कि तुमको इससे यह होता ये है कि जो कोलाइड के जो छोटे कण होते हैं वह बारीक, उस पर आवेश होते हैं, और विद्युत अपघट्ट के जो प्लस या माइनस, जैसे अगर कोलाइड के कण पर पॉजिटिव आवेश है तो विद्युत अपघट्ट के ऋण आवेश के इर्द गिर्द वह क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और इस प्रकार से वह क्या हो जाएगा, एक कोलाइड के रूप में वह आ जाएगा। तो इस प्रकार से, और उसको फिर मिक्स करते हैं, सब जगह हिला देंगे तो वह अस्थायी रूप से रह जाएगा, उस पर आवेश भी रह जाएगा। कोलाइड जो कण हैं,
कण को जैसे कि उसमें वैद्युत घट के इर्द गिर्द घूम, उसके किसी आयन के इर्द गिर्द जमा हुआ, जब जमा होगा उस पर तो ऑटोमेटिक है कि उसके साथ क्या है, उस पर आवेश आ जाता है, एक दूसरे से सब एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं, जैसे सब पर ऋण आवेशित आ गया तो सब एक दूसरे से अलग रहेगा। और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, पेप्टन विधि से हम लोग इसको बना सकते हैं कोलाइड को। कोलाइड को बनाने, कोलाइड का जैसे अब कोलाइड हमने निर्माण किया मान लेते हैं, तो कोलाइड जो जब निर्मित होता है तो उसमें कोलाइड बनने में बहुत सी अशुद्धियाँ रह जाती है। तो जो बड़े आकार की अगर अशुद्धियाँ हैं तो उसको तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, छान के अलग कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे आकार की अशुद्धियाँ होती है उसके लिए, छोटे आकार जो कि मतलब 1 नैनोमीटर से छोटा आकार का होगा, 1 नैनोमीटर से छोटा आकार का होगा, तो उसको कैसे दूर करेंगे। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग को डायलिसिस नाम सुनता हो, जिसको हिंदी में अपोहन कहते हैं, इसे डायलिसिस किया जाता है, जो कि ब्लड का डायलिसिस किया जाता है कैंसर पेशेंट इन सब को लिए भी, किडनी के लिए भी होता है, किडनी जिसका खराब हो उसके लिए भी आर्टिफिशियल डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। तो डायलिसिस जिसको कहते हैं, जो कि सुना होगा या नहीं तो कोलाइड को का शुद्धिकरण, कोलाइड का शुद्धिकरण। तो इसमें जो छोटे आकार के अशुद्धियां हैं उसको दूर करने के लिए तुमको अपोहन कहते हैं इसको, डायलिसिस, डायलिसिस। तो अपोहन क्या होता है, यह जो प्रक्रिया हुई अपोहन की, डायलिसिस का क्या होगा। जब तुमको डायलिसिस में क्या जगह किया जाता है, इसका चित्र से समझने की कोशिश करो। जैसे कि तुमको उल्टा छोटा आकार के कण को हमको क्या करना है, उससे बाहर करना है। तो छोटा आकार के कण को बाहर करना, तो छान के तो नहीं कर पाइएगा, बल्कि जैसे 1 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर से जो बड़ा है उसको तो हम छान के अलग कर सकते हैं, 1000 नैनोमीटर से जो ऊपर का है। अगर 1 नैनोमीटर से छोटा आकार का कण है तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे। तो उसको जैसे एक सामान्य विधि समझिए, जैसे कि एक कोई भी चीज़ ले लीजिए, कपड़ा जैसे आप समझते हैं, जिसमें कि छोटा छोटा छेद हो, उसको जब हम लोग दाबते हैं देखोगे छोटा वो छेद है, छोटा आकार से कण निकल सकता है। तो उससे क्या होगा, लेकिन बड़े आकार के कण जो कोलाइड के कण है वो उससे नहीं निकल पाए बाहर। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, उसको क्या कहेंगे, इस विधि को अपोहन, जैसे कि एक मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि प्रेस करना, एक सामान्य विधि समझ में आ गया होगा। तो उसको क्या कहते हैं, इसी तरह का एक मिलता जुलता विधि है जो कि क्या करता है, उसको प्रेस करता है। जैसे कि इसको क्या करेंगे, इसको एक छोटा जिसमें कि कण छोटा छिद्र हो उसमें इसको डाल देंगे, और इसमें जो है तुमको विद्युत जल का जो धारा है, जल इसमें प्रवाहित करते जाएंगे जल का, और यहाँ भी जल रहेगा, और तो इससे जो है कि बारीक कण इससे क्या होते चल जाएगा, इससे बाहर निकलते जाएगा इस ढंग से। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा ये, तो मतलब धीरे धीरे अंदर वाला जो है तुमको विद्युत अपघट्य के जो छोटे आकार के कण बच गए होंगे वह शुद्ध हो जाएगा, अपोहन डायलिसिस। तो छोटे फिल्टर पेपर कर सकते हैं, जबकि वैसे निस्यंदक जिससे, जैसे कि तुमको ये, जैसे कि कौन चीज़ से बना सकते हैं, जैसे कि चमड़ा वगैरह से बना सकते हैं, से वैसे निस्यंदक जिससे छोटे वैद्युत अपघट्य के कण जल की धारा के साथ बाहर निकल आते हैं तथा कोलाइड के कण उसमें बच जाते हैं। अपोहन विधि से उसे शुद्ध कर लिया जाता है।
तो इसमें अपवहन विधि में यही हुआ कि जो कि जैसे चमड़ा वगैरह है उससे जो है तुमको छोटा छोटा कण क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है, जैसे पानी का कण देखते होगे। तो इसी का एक बना लीजिए, इसी तरह का कुछ एक मेम्ब्रेन बनाइए और उसमें उसको डाल दीजिए, उससे जल प्रवाहित करते हैं, जल के साथ क्या हो जाएगा, तब घटे कण बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है, यह काफ़ी स्लो प्रक्रिया होता है। यह जो अपवहन की प्रक्रिया होती है तो यह काफ़ी स्लो होती है। तो इसके लिए हम लोग एक वैद्युत अपवहन कहते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस, विद्युत अपवहन, इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होगा तुमको, वैद्युत अपवहन, जब अपवहन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, अपवहन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इलेक्ट्रोड की मदद ली जाती है, जिससे वैद्युत अपघट्य के कारण अपघट्य के कण इलेक्ट्रोड के द्वारा आकर्षित होकर उससे बाहर, कोलाइड से बाहर निकलकर, क्या हो जाता है, ये कोलाइड से बाहर निकलकर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएगा। तो यह तुम्हारा हो गया वैद्युत अपवहन, और यह तेज भी कर देगा। और इलेक्ट्रोड नहीं रहेगा तो उसका कोई कारण नहीं है जमा होने का, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत स्लो रहता है प्रक्रिया। तो ये हो गया वैद्युत अपवहन। अभी तीसरा था अति सूक्ष्म निस्यंदन। तीसरा हो गया अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो ये तुमको क्या होता है कि जबकि एक निस्यंदक फिल्टर पेपर पर कोलाइड के कण को ही क्या कर लीजिए, एक लिख सकते हैं निस्यंदक, छोटे आकार के निस्यंदक के द्वारा कोलाइड कण को छानकर पुनः पेप्टन विधि से नए कोलाइड का निर्माण कर लिया जाता है। इसमें क्या किए कि जो छोटा आकार का जो कि फिल्टर पेपर, उससे कोलाइड के कण को छान लिए, उससे वैद्युत अपघट्य नीचे चला गया होगा और कोलाइड के कण क्या हो गए, ऊपर रह गए। उसमें क्या होगा, उसको फिर से एक मतलब कि उसमें आप वैद्युत अपघट्य में डाल करके उसको क्या कर लीजिए, फिर से कोलाइड बना लीजिए, इस प्रकार शुद्ध कोलाइड प्राप्त हो जाएगा। तो तीन विधि हो गया तुम्हारा। एक डायलिसिस में क्या किए, अपवहन में पहले क्या हुआ, सामान्यतः जो है तुमको चमड़ा जैसा जो कि छोटा छेद होगा जिसमें कि पानी के कण जैसे हम लोग का सिर्फ निकल पाता है, तो उस तरह के कण से मतलब उस तरह के द्वारा क्या करते हैं, उसमें पानी डालते जाते हैं, पानी बाहर आते जाता है उसके साथ, और उसके साथ साथ वैद्युत अपघट्य कण भी आते जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अपवहन कहलाएगी। लेकिन यह बहुत स्लो होती है। यहाँ बाहर में अगर क्या लगा दें, इसके बाहर में जहाँ पर भी ये तुमको हो रहा है, अगर ये तुमको इस जहाँ पर कि ये जैसे इस तरह का अपवहन की प्रक्रिया यहाँ हो रही है, अगर तो अपवहन की प्रक्रिया अगर इसमें हो रही है, यहाँ से निकल रहा है कोई यहाँ पर, और यहाँ पर अगर प्लस माइनस विद्युत अपघट्य लगा दें प्लस माइनस का, तो ये जो कण होता है ये निगेटिव है तो इसको ये खींचेगा, पॉजिटिव है तो ये खींचेगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर तेजी से बाहर भी निकलेगा इससे होकर के, और जल्दी जमा भी हो जाएगा। ये जो लौट गया वो यहाँ पर जमा होगा तो बाहर अंदर जाने की
संभावना भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से डायलिसिस की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। और तीसरा था तुमको जो कि फिल्टर पेपर पर क्या कर लें, छान लेंगे कोलाइड के कण को, और तो कोलाइड के से जो छोटे आकार के कण है वो नीचे आ जाएंगे और इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, वो कोलाइड से बाहर हो जाते हैं। तो ये होगा कोलाइड का शुद्धिकरण। तो पहले कोलाइड के निर्माण की 3 विधियां हुई। रासायनिक विधि से बना, रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बना सकते हैं उसको। वैद्युत आर्क विधि से क्या कर सकते हैं, छोटे कण को क्या कर सकते हैं हम लोग, धातु के कण वगैरह को उसमें डिस्पर्सन माध्यम में डाल दीजिए, उसमें विद्युत अपघट से ऊष्मा प्रदान कीजिए, उसका वाष्प से वाष्पित तो होगा वो, और वाष्प से उसी में संग्रहित होकर के क्या बन जाएगा, सब जगह बिखर जाएगा और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, कोलाइड बन जाएगा। तीसरा तुमको उसमें विधि था पेप्टन विधि, वैद्युत अपघट को उसके साथ मिलाइए, वैद्युत अपघट के साथ, तो जो कि जिस पे आवेश आ जाएगा तो सब कण एक दूसरे से फिर सटेगा नहीं और इसलिए वो पेंदी में फिर नहीं बैठेगा, उसी में रह जाएगा विलयन में। इस प्रकार से पेप्टन विधि से करते हैं और शुद्ध करने के लिए यही 3 विधियां हैं। तो ये तुम्हारा हो गया इसका। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड का, तुमको उसके गुण क्या हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर कोलाइड के तुमको कहाँ दैनिक जीवन में कोलाइड होता है, तो उसके क्या क्या उपयोग हम लोग करते हैं कहाँ पर, तो इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। जिनको जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में तुमको पूछना हो, कोई भी प्रश्न जानना हो, एनसीईआरटी बुक से बना रहे हो, न्यूमेरिकल बना रहे हो या क्वेश्चन बनाते हो मैथ में, तो उन सबों के लिए तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। उस ऐप पर तुमको मेडिकल इंजीनियरिंग इन सब की तैयारी भी कर सकते हो और तुमको जो भी तुमको बोर्ड के लिए तुमको नोट्स भी उस पर मिल जाएंगे और तुम जो भी तैयारी करना चाहते हो तो हमसे संपर्क भी कर सकते हो डाउट क्लासेस के लिए। तो इसी के साथ राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।